भारत लोक, आजादी से पहले का अंधेरा। भारत लोक की लाइब्रेरी में आज अजीब सी खामोशी थी। आरव, जो हमेशा नई कहानियों की तलाश में रहता था, एक पुरानी अलमारी के सबसे निचले हिस्से को टटोल रहा था। वहां उसे एक काली, ठंडी और भारी जंजीर का टुकड़ा मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी लाइब्रेरी की रोशनी धुंधली हो गई और हवा में एक कड़वाहट घुल गई। ये क्या है? आरव ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी उंगलियां उस ठंडी धातु पर कांप रही थीं। वो अंधेर युग की एक निशानी है आरव, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। आरव ने मुड़कर देखा। बुजुर्ग विधान बाबा उसके पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में आज एक गहरी उदासी थी। विधान ने आरव का हाथ थामा और बोले, तुमने शक्तिशाली किताब संविधान के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उस किताब की जरूरत क्यों पड़ी? चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जब कोई नियम नहीं थे तब हमारा भारत लोक कैसा था। अचानक सब कुछ बदल गया। आरव ने खुद को एक सूखे खेत में पाया। वहां सरताज नाम का एक क्रूर पहरेदार खड़ा था, जिसके हाथ में एक लंबा हंटर था। वो गरीब किसान कवि को धक्का दे रहा था। पूरी फसल मेरी है, ये हुक्म है, सरताज चिल्लाया। कवि गिड़गिड़ाया, लेकिन साहब, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सरताज हंसा, यहाँ सिर्फ मेरा कानून चलता है, तुम्हारा नहीं। आरव ये देखकर सन्न रह गया। आरव आगे बढ़ा और उसने देखा कि शहर के एक आलीशान पार्क के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था। भारत लोक के निवासियों का आना मना है। वहीं पास में मीरा नाम की एक छोटी बच्ची अपनी फटी गुड़िया के साथ बाड़ के बाहर खड़ी होकर अंदर लगे झूलों को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव ने पूछा, मीरा, तुम अंदर क्यों नहीं जाती? मीरा ने डरी हुई आवाज में कहा, हमारा वहां कोई हक नहीं है आरव, हम उनके बराबर नहीं माने जाते। दृश्य फिर बदला। एक अंधेरी गली में सरताज एक बेगुनाह आदमी को घसीट कर ले जा रहा था। इसका गुनाह क्या है? आरव चिल्लाया। विधान ने पीछे से आकर उसका कंधा पकड़ा और कहा, इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि इसने अपने हक के लिए आवाज उठाई। यहाँ कोई अदालत नहीं थी जो इसकी सुने। जो ताकतवर था वही जज था और वही जल्लाद। बिना किसी लिखित वादे या नियम के इंसान की कोई कीमत नहीं थी। आरव की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने देखा कि लोग साये की तरह जी रहे थे, न पढ़ने की आजादी, न बोलने की और न ही सम्मान की। बाबा, क्या किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? आरव ने पूछा। विधान ने सिर हिलाया। कोशिशें बहुत हुई, लेकिन समस्या ये थी कि हर बार एक नया राजा आता और अपने नए जालिम नियम ले आता। हमें एक ऐसी चीज चाहिए थी जो राजाओं से भी बड़ी हो, जो कभी न बदले। तभी एक गुप्त तहखाने में आरव ने कुछ लोगों को इकट्ठा होते देखा। भीम वहां एक मोमबत्ती की रोशनी में दुर्गा नाम की एक निडर महिला के साथ नक्शों और कागजों पर चर्चा कर रहे थे। हमें सिर्फ आजादी नहीं चाहिए, दुर्गा ने संकल्प के साथ कहा। हमें एक ऐसा ढाल चाहिए जो भविष्य में फिर कभी किसी सरताज को पैदा न होने दे। भीम ने सिर हिलाया। सही कहा, हमें एक महाग्रंथ लिखना होगा जो सबको बराबर कर दे। हवाएं चलने लगीं और सदियों का संघर्ष आरव की आंखों के सामने से गुजरने लगा। उसने देखा कि कैसे हजारों लोगों ने अपने खून से उस अंधेर युग की जंजीरों को काटा। धीरे धीरे वो काला धुआं छंटने लगा और एक नई सुबह की पहली किरण दिखाई दी। विधान ने कहा, ये वही पल है आरव, जब भारत लोक ने तय किया कि अब हुकूमत किसी इंसान की नहीं बल्कि कानून की होगी। आरव ने देखा कि वही शक्तिशाली किताब अब भीम के हाथों में चमक रही थी। जैसे ही वो किताब खुली, पार्क के दरवाजे सबके लिए खुल गए। किसान कवि को उसकी जमीन वापस मिल गई और मीरा खुशी खुशी स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी। आरव को एहसास हुआ कि ये किताब सिर्फ पन्ने नहीं थे, बल्कि वो ताकत थी जिसने हर कमजोर को सरताज के बराबर खड़ा कर दिया था। पलक झपकते ही आरव वापस लाइब्रेरी में था। उसके हाथ में अब वह काली जंजीर नहीं, बल्कि सुनहरा संविधान था। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां बच्चे बिना किसी डर के खेल रहे थे। आरव ने धीरे से कहा, अगर यह किताब न होती तो आज भी भारत लोक में अंधेरा होता। उसने किताब को सीने से लगाया और सोचा, आजादी सिर्फ जंग जीतने का नाम नहीं है। आजादी उस वादे को निभाने का नाम है जो हमने खुद से किया है।